नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोग इतिहास के बारे में शुरू किए हुए थे और इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाने हुए थे। ठीक है, तो उससे आगे हम लोग आज अर्ध इतिहास काल के बारे में जानेंगे कि अर्ध इतिहास काल में क्या क्या घटा था और इसके अंतर्गत किन घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ेंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। किसके अंतर्गत? तो अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में सरकारी नौकरी की वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। तो आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग आज का टॉपिक अर्ध ऐतिहासिक काल होगा। क्या होगा? तो अर्ध ऐतिहासिक काल। इसके बारे में हम कुछ बता दें आपको कि अर्ध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो देखिए, जब मानव लिखना तो सीख गया लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? तो लिखना तो सीखा लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। उस टाइम पीरियड को हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी आधा आधा सीख गया, वो आधा काम को सीख गया, लिखना सीख गया लेकिन पढ़ना नहीं सीखा। फिर अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। वहाँ पे मानव दोनों कामों को सीख जाएगा, यानी लिखना भी सीख जाएगा और पढ़ना भी सीख जाएगा। लेकिन अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या किया है? तो सिर्फ लिखना सीखा है, पढ़ना नहीं सीखा है। और इसके अंतर्गत हम किसे पढ़ेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन सा टॉपिक है हमारा? तो अर्ध ऐतिहासिक काल है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपियां को पढ़ा नहीं जा सका। मानव द्वारा लिखी गई लिपियां को क्या नहीं किया गया? तो पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी लिखने का साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल की जानकारी के स्रोत, इस काल के जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य हैं। ठीक है ना। देखिए, बात समझिए, इस दौरान कुछ लिपियां तो लिखी गई लेकिन पढ़ा नहीं गया है। क्या नहीं गया है? तो पढ़ा नहीं गया है। तो फिर आपका कहना होगा कि सर इसके बारे में हम लोग को कैसे पता चला? तो पुराने चीज, वस्तु, पत्थर, पुराने अवशेषों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है ना। और इस समय में हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। किसे रखते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। अर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसे पढ़ेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली से पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब घटा था, इसके अंतर्गत कौन कौन से शहर को खोजा गया। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं। अर्ध ऐतिहासिक काल से और भी कुछ जुड़े हुए कुछ अर्ध ऐतिहासिक काल के पिक्चर लगाए हुए हैं कि जो अर्ध ऐतिहासिक काल के समय में घटे हुए थे। ठीक है ना, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, कुछ पत्थर है, कुछ यहाँ पे पुरातात्विक वस्तुएं हैं जो ड्राइंग चित्रकारी बनाया गया है अर्ध ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखिए। हम अर्ध ऐतिहासिक काल में किसको पढ़ेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। तो पहले हम जान जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। ठीक है ना, तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने, किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। और कब दिया था? तो 1826 में दिया हुआ था। इस चीज को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो चार्ल्स मैसन ने दी हुई थी और 1826 में दी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल, नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया हुआ था। एक जॉन मार्शल व्यक्ति है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया हुआ था। ठीक है ना। सबसे पहले इसकी जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने दिया हुआ था 1826 में, और इसका नामकरण जॉन मार्शल ने, किसने? तो जॉन मार्शल ने किया हुआ था। अगला है सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण, यानी उसका देख रेख, उसके बारे में। ठीक है ना, सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम, किसने? तो जेम्स कनिंघम ने
1853 ईस्वी में। कब? तो 1853 ईस्वी में किया था, तथा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक की स्थापना की थी। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या तो जेम्स कनिंघम भी बोला जाता है। इस चीज को याद रखना है कि जेम्स कनिंघम या तो अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए यहाँ देखिए, सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया, तथा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में किया था। कब किया था? 1861 में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब किया हुआ था? तो 1861 में किए हुए थे। ठीक है ना, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातात्विक का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। इस चीज को याद रखना है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक की स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किए हुए थे। और कब किए हुए थे? तो 1861 में किए हुए थे। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातात्विक का पिता कहते हैं। ठीक है, क्लियर आप सभी को? चलिए अगला लाइन देखते हैं हम लोग। यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना है। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने। और कब किए हुए थे? तो 1853 में किए हुए थे। ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक की स्थापना किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किए हुए थे। और कब किए थे? तो 1861 में किए हुए थे। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक का मुख्यालय, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। कहाँ पे है? तो कलकत्ता में है। और इसका नाम क्या है? तो भारतीय संग्रहालय। इसका नाम क्या है? तो भारतीय संग्रहालय है। ठीक है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कलकत्ता में है, जिसका नाम क्या है? तो भारतीय संग्रहालय है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो अर्ध ऐतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ टॉपिक थे कि अर्ध ऐतिहासिक काल में किसको हम पढ़ेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिए हुए थे 1826 ईस्वी में। कब दिए हुए थे? तो यहाँ देखिए 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिए हुए थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण अधिकारी कौन बने थे? तो जेम्स कनिंघम थे। कब किए थे? तो 1853 में। ठीक है ना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक की स्थापना इन्होंने ही किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम। कब किए हुए थे? तो 1861 में। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातात्विक का पिता भी कहते हैं। इन टॉपिकों को जब हम देख लिए तो अब मुख्य रूप से हमें देखना है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय पीरियड है 2500 बीसी से 1750। कब है? तो 2500 बीसी से 1750 है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की घटना कब घटी थी? तो 2600 बीसी से 1750 बीसी के अंदर में घटा हुआ था। उसी के अंदर में घटना घटा हुआ था। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान क्या हुआ था और इसकी खुदाई कब हुई थी। ठीक है ना, तो देखिए यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। कौन सी सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। किस नदी के तट पर मिली थी? तो सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो ये जो सभ्यता है सिंधु नदी के तट पे ही मिली थी। किस नदी के तट पे मिली थी? तो सिंधु नदी के तट पे मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसे हम दूसरे नाम में हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के कई नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन, सहड़ी सभ्यता। ठीक है ना, तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्या कारण था। तो अभी अभी आप समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। तो ये जो सभ्यता है सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई, किसकी जानकारी? सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो हड़प्पा से हुई थी
अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा नगर से हुई थी। किस नगर से? तो हड़प्पा नगर से हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का दूसरा नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम क्या पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। इसी तरीके से कुछ है, पुराने अवशेष प्राप्त हुए थे। चलिए यहाँ पे देखिए, अगला लाइन हम देखेंगे। हमें जाने की जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले कहाँ खुदाई हुआ था? तो हड़प्पा में खुदाई हुआ था, इसलिए इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस सभ्यता के लोग, किस सभ्यता के? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे में टीन मिलाकर, क्या मिलाकर? तो तांबे में टीन मिलाकर कांसा, तांबे में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण किया। यानी कांसा किसका मिश्रण होता है? तो तांबे और टीन का, तांबे और टीन का मिश्रण होता है। तांबे और टीन का मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। याद रखना है आपको कि सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? कांसा का। इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस सभ्यता के लोग तांबे और टीन के मिश्रण को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किए। ठीक है, और यहाँ पे लगाया गया है पिक्चर, जो एक बालिका है नृत्य करती हुई है, और किस धातु की बनी हुई है? तो कांसा धातु की बनी हुई है। इस चीज को भी याद रखना है कि नृत्य करती बालिका है जो कांसा धातु की बनी है। किस धातु की बनी है? तो कांसा। और कांसा किसका मिश्रण होता है? तो तांबे और टीन का। और सिंधु घाटी सभ्यता वाले तांबे और टीन के मिश्रण यानी कांसा का उपयोग ज्यादा करते थे, इसलिए इस सभ्यता का तीसरा नाम निकल के आया कांस्ययुगीन सभ्यता। क्लियर है आप सभी को? चलिए, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है, अभी आराम से जुड़े रहना है। एक एक करके हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नगर है, फिर सिंधु घाटी मोहनजोदारो है, फिर लोथल है, इन सभी को एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। अभी हम लोग हड़प्पा देख रहे हैं। चलिए, सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई, जो सिंधु सभ्यता है इसकी पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। इस चीज को याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तो 1921 में की हुई थी। कब की हुई थी? तो 1921 में। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई की थी दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना और जल निकासी है। क्या है? नगर योजना और जल निकासी। याद रखना है, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका प्रमुख विशेषता है नगर योजना और जल निकासी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना और जल निकासी है। ठीक है, इस सभ्यता का यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो शहरी सभ्यता है। इस चीज को हमें याद रखना है। हम इसका चौथा नाम भी बता सकते हैं कि शहरी सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, चार नाम हो गए इनके। पहला नाम था हमारा इसका सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, तीसरा नाम हो गया कांस्ययुगीन सभ्यता, और चौथा नाम हो गया शहरी सभ्यता। ठीक है, इसका आकार त्रिभुजीय था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजीय था। इस चीज को याद रखना है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। इस चीज को भी याद रखना है कि सिंधु सभ्यता विश्व की पहली शहरी सभ्यता है। ठीक है,
इसीलिए इसे शहरी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियां थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसकी 2 प्रशासनिक राजधानियां थी, जिन्हें जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। पहली राजधानी हड़प्पा थी। पहली राजधानी क्या थी? तो हड़प्पा थी। और दूसरी राजधानी मोहनजोदारो थी। दूसरी राजधानी कौन थी? तो मोहनजोदारो। और पहली राजधानी हड़प्पा थी। फिर अगला है हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में मिले हैं। इस चीज को याद रखना है छोटू, कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहाँ पे मिले हैं? तो गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में मिले हैं, जो भारत के अंतर्गत है, यानी भारत के अंदर हड़प्पा सभ्यता का सबसे सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में। याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन था? तो मुख्य फसल गेहूं जौ थी। कौन थी? तो गेहूं और जौ। इस चीज को याद रखिए इसे भी, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल कौन था? तो मुख्य फसल हमारा गेहूं और जौ था। क्या था? तो गेहूं और जौ। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? तो शहद। यानी कि कोई पेय पदार्थ पीने के रूप में हड़प्पा वाले किसका उपयोग करते थे? तो शहद का उपयोग कर लेते थे। ठीक है ना, जो मधुमक्खी से प्राप्त होता है शहद, उसी को प्रयोग करते थे वो। याद रखिएगा, यहाँ पे माप तौल की 16 इकाई थी। कितनी इकाई थी? तो 16 के अनुपात में इसकी इकाई थी। माप तौल का कितने की इकाई थी? तो 16 के अनुपात में इसकी इकाई थी, माप तौल की जो इकाई थी। इस सभ्यता का समाज कैसा था? तो मार्च सत्तात्मक था। कैसा था? तो मार्च सत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर बताओगे, मार्च सत्तात्मक था। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। कितने मूल चिन्ह थे? तो 64। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुल कितने मूल चिन्ह थे? तो 64 मूल चिन्ह थे, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। जिसे क्या कहा गया था? तो भाव चित्रात्मक लिपि। इस चीज को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुल कितने मूल चिन्ह थे? तो 64 मूल चिन्ह थे, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि बोला गया है। क्लियर है? अब देखो, इस लिपि को पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। जो भाव चित्रात्मक लिपि है, इसे कैसे लिखा जाता था? तो पहले राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। इस चीज को याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिला था, उसमें कुल कितने मूल चिन्ह थे? तो 64 थे। ठीक है, उसे क्या बोला गया? तो भाव चित्रात्मक लिपि बोला गया। उसे लिखा कैसे जाता था? तो पहले राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारा है कि यह सभ्यता लगभग 1750 ईसा पूर्व यानी 1700 BC में क्या हो गया? अंत हो गया। और अंत होने का कारण क्या था? तो बाढ़ या तो महामारी, बाढ़, महामारी या तो विदेशी आक्रमण। ये 3-4 कारण बताए जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का क्या कारण था। तो महामारी, बाढ़ या तो विदेशी आक्रमण बताया जाता है। इन तीनों टॉपिकों को याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश या तो अंत कैसे हो गया? तो बाढ़ के कारण, महामारी के कारण या तो विदेशी आक्रमण के कारण। ठीक है, तो चलिए, हड़प्पा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हम लोग क्लियर कर लिए। अब मेन रूप से हम लोग हड़प्पा नगर पढ़ेंगे। अब ये तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा था? हम शुरुआत में ही बताए थे, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। अब हम यहाँ से हड़प्पा नगर पहला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मोहनजोदारो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लोथल पढ़ेंगे और एक एक करके हम शहर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पा, यानी हड़प्पा नगर है। ठीक है, और इसकी खुदाई कब हुई थी हड़प्पा नगर की? तो हड़प्पा नगर की खुदाई 1921 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ठीक है, यहाँ देखिए, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने, हड़प्पा नगर की खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। कब की हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। और वर्तमान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। कहाँ पे स्थित है? जो हड़प्पा है वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। कौन से जिले में? तो साहिवाल जिले में है।
और ये रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। जो हड़प्पा नगर है ना, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चीज को याद रखना है। हड़प्पा नगर से आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट नहीं कर देना। सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता है और उस सभ्यता में पहला शहर हमारा हड़प्पा खोजा गया है, ठीक है ना। और हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर आपसे पूछ दे सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी, तो वहां पे आंसर आपका सिंधु नदी होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा है, तो रावी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? तो रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। याद रखना है कि हड़प्पा नगर की खुदाई दयाराम साहनी ने की हुई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, रावी नदी के तट पे स्थित है। किस नदी के तट पे स्थित है? तो रावी नदी के तट पे। अगला लाइन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए एक बार अच्छे से, अगला लाइन क्या है? तो पिंगट ने, कौन है व्यक्ति? तो पिंगट। क्या बोल रहे हैं? तो पिंगट। पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को, किसे? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। विस्तृत साम्राज्य यानी विशाल साम्राज्य की एक राजधानी बताया है। किसे? तो हड़प्पा को। किसे बताया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदारो को। और किसने बताया है? तो पिंगट ने। पिंगट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की क्या? तो जुड़वा राजधानी बताया है। इस लाइन को आपको याद करना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किसने बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी है? तो पिंगट ने बताया है। किसने बताया है? तो पिंगट ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा कि हड़प्पा नगर से कुछ मिले हुए अवशेष वस्तु हैं जिन्हें हमें याद करना है कि हड़प्पा से कौन कौन से वस्तुएं मिले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिले। कहाँ से? तो हड़प्पा से। हड़प्पा से मिलने वाले वस्तुएं हैं जिन्हें हमें याद करना है। पहला वस्तु क्या मिला है? तो कुम्हार का चाक मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है छोटू? बोलो एक बार। तो कुम्हार का चाक मिला हुआ है। दूसरा एक अन्नागार मिला हुआ है, यानी अनाज रखने वाला गोदाम मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? तो अनाज रखने वाला गोदाम मिला हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है श्रमिक आवास, यानी मजदूरों का घर मिला हुआ है। श्रमिक आवास उसी को कहते हैं, मजदूरों के घर को। फिर लकड़ी की ओखली मिली है। क्या मिली है? तो लकड़ी की ओखली मिली है। RS-37 कब्रिस्तान मिला है। RS-37 यानी कब्र मिला है, RS-37। फिर एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। क्या मिला है? तो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। मार्त देवी की मूर्ति मिला है। लकड़ी का ताबूत मिला है। क्या मिला है? तो लकड़ी का ताबूत मिला है। चलिए यहाँ से मिलने वाले और भी कुछ है यहाँ पे, जैसे हाथी का कपाल मिला है। हाथी का कपाल है, हाथी का कपाल हो गया। फिर उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति? तो उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। शंख का बना हुआ बैल मिला है। क्या मिला है? तो शंख का बना हुआ बैल मिला है। बटन के आकार की मुहड़े मिली है। कैसे मुहड़े मिली है? तो बटन के आकार का मुहड़े मिली है। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ का प्रमाण यहीं से मिला है, गेहूं और जौ का। फिर देखना, शवों को केवल दफनाने की प्रथा हड़प्पा से मिली है, यानी हड़प्पा नगर में ही शव को दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? तो दफनाया जाता था। आगे देखिए, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। इस चीज को भी हमें याद रखना है कि चांदी का सबसे पहले बार प्रयोग कहाँ के लोगों ने किया था? तो हड़प्पा के लोगों ने किया था। कहाँ के लोगों ने किया था? तो हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले चांदी का प्रयोग किया था। तो और एक और भी बचा हुआ है कि हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक 12 कक्षों का अन्नागार है। कितने कक्षों का? तो 12 कक्षों का अन्नागार। अगर आपसे पूछा जाए कि 12 कक्षों का अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा नगर से। चांदी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ के लोग किए थे? तो हड़प्पा के लोग किए हुए थे, या तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले इसका प्रयोग किए हुए थे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हड़प्पा नगर पढ़ लिए, यानी हड़प्पा से कुछ वस्तुएं मिले हुए थे, उन भी वस्तुओं को हम लोग देख लिए। अब मोहनजोदारो के बारे में देखेंगे कि मोहनजोदारो की खोज किसने किया था और मोहनजोदारो से कौन कौन से वस्तु मिले हैं, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देख लेते हैं।
पहले यहाँ हमें देखना है कि मोहनजोदारो की खुदाई कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी छोटू, बताओ एक बार जल्दी से। तो 1922 में हुई थी। किसकी खुदाई, तो मोहनजोदारो की खुदाई कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी। देखिए इसकी खुदाई 1922 में, किसकी खुदाई, तो मोहनजोदारो की 1922 में हड़ाखल दास बनर्जी ने, इन्हें आरडी बनर्जी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो आरडी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में, जो मोहनजोदारो है वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले, पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन, तो मोहनजोदारो। याद रखना, मोहनजोदारो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया हुआ था। किसने किए हुए थे, तो राखल दास बनर्जी ने। वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए यहां से देखते हैं, कुछ टॉपिक जुड़े हुए हैं। यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। जो मोहनजोदारो है सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, चलिए यहां मृतकों का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है। कहां पे, तो मोहनजोदारो में मृतकों का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है। इसीलिए इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो मृतकों के टीला भी कहते हैं। अगर अब आपसे पूछा जाए कि मृतकों के टीला के नाम से किसे जानते हैं, तो मोहनजोदारो को। किसे जानते हैं, तो मोहनजोदारो को। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ से आप समझे कि मोहनजोदारो में मृतकों का एक बहुत बड़ा क्या मिला है, तो ढेर मिला है। ठीक है ना, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, तो मृतकों का टीला का नाम दिया गया है। चलिए और भी देखते हैं। अब यहाँ से मिलने वाले वस्तुओं के बारे में जानेंगे कि मोहनजोदारो से कौन कौन से वस्तु मिले हुए हैं। ठीक है, तो पहला वस्तु हमारा है पुरोहित का आवास। क्या मिला है, तो पुरोहित का आवास मिला है। ठीक है, फिर दूसरा है 700 कुआं मिला है। कितना कुआं मिला है लगभग, तो 700। फिर सूती वस्त्र मिला है। क्या मिला है, तो सूती वस्त्र। सबसे चौड़ी सड़क मिला है, यानी मोहनजोदारो में जो सड़कें थी चौड़ी थी। फिर देखिए एक सभागार मिला है। तांबे का ढेर मिला है। किसका ढेर मिला है, तो तांबे का। फिर उसका नटराजन की मूर्ति मिला है। और नटराजन किनका रूप है, तो शंकर भगवान का यानी शिव का। नटराजन का मूर्ति मिला है, यानी शिव का मूर्ति मिला है। यहाँ पे देखिए भारत का सबसे पुराना नृत्य, भारत के सबसे पुराना नृत्य का नाम क्या है, तो शिव तांडव। कौन सा, तो शिव तांडव का भी प्रमाण मोहनजोदारो से ही मिला है। इस चीज को भी याद रखिएगा कि भारत का सबसे पुराना नृत्य शिव तांडव का प्रमाण हमारे मोहनजोदारो से मिला था। किससे मिला था, तो मोहनजोदारो से। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिला था। किनकी, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति। और ये भी शंकर भगवान का ही रूप है, यानी शिव की। फिर अगला हमें मिला था नृत्य करती बालिका की मूर्ति। नृत्य करती बालिका की मूर्ति जो कि हम लोग ऊपर में देखे हुए थे। ठीक है ना, क्लास शुरू होते समय ही, जो कांस्य धातु की बनी हुई थी। किस धातु की बनी हुई थी, तो कांस्य धातु की बनी हुई थी। याद रखिएगा, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदारो से। कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है, जो कांस्य धातु की बनी हुई है। किस धातु की बनी हुई है, तो कांस्य धातु की बनी हुई है। अगला देखते हैं कि प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मिला है। प्रत्येक मकान में किसका साक्ष्य मिला है, तो कुएं का, कुआं होने का साक्ष्य मिला है। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है, यानी महाविद्यालय भी था, स्कूल भी था मोहनजोदारो में। एक श्रृंगार बॉक्स मिला है जिससे महिलाएं सजती संवरती है, यानी श्रृंगार बॉक्स का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदारो से। ठीक है, चलिए स्वास्तिक का मुहर, स्वास्तिक का सर्वाधिक मुहर मोहनजोदारो से मिला है। ठीक है ना, सर्वाधिक याद रखिएगा, स्वास्तिक का सर्वाधिक मुहर कहां से मिला है, तो मोहनजोदारो से। जिसका निर्माण सेलखड़ी पत्थर से हुआ था। किस पत्थर से हुआ था, तो सेलखड़ी पत्थर से। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो स्वास्तिक का मुहर मिला था मोहनजोदारो से वो किस पत्थर का बना हुआ था, तो सेलखड़ी पत्थर से बना हुआ था।
मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार था। क्या था? तो विशाल अन्नागार था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत विशाल स्नानागार था, यानी स्विमिंग पूल। जो मोहनजोदाड़ो में सबसे प्रसिद्ध इमारत था उसका नाम क्या था? तो अन्नागार, विशाल अन्नागार था। और सबसे विशाल का नाम है अन्नागार, ठीक है ना। और सबसे प्रसिद्ध इमारत है स्नानागार। कौन सा है? तो स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल। इस तरीके से हम लोग मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होने वाले चीज़ों को भी देख लिए। तो आज हम लोग 2 शहर पढ़े हैं, हड़प्पा नगर और मोहनजोदाड़ो। फिर अगले क्लास में हम लोग लोथल, कालीबंगन, इस तरीके से आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे कवर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।